हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10th सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, यहाँ पर हम प्योर एनसीईआरटी से इस चैप्टर को करेंगे क्योंकि लगभग अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर्स में एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ से आया हुआ हो। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम नीट का वेटेज देख लेते हैं कि नीट के अंदर टोटल ये चैप्टर कितना वेटेज रखता है। तो नीट 2013 में जो वो 2 क्वेश्चन, नीट 2013 जो कर्नाटका स्टेट के लिए तो वहां पे भी 3, 14 में भी 3, फिर नीट 2015 में केवल 1 क्वेश्चन, नीट 2015 जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें 2 क्वेश्चन, नीट 2016 के फेज 1 में 3, फेज 2 में भी 3, नीट 2017 में 2, 18 में वापस से 1, नीट 2019 में 2, नीट 2019 जो ओडिशा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम होता है उसमें भी 2, और 2020 के अंदर 4 क्वेश्चन जो वो इस चैप्टर से आ चुके हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 से लेकर 4 क्वेश्चन के बीच के इसका वेटेज है 2 to 3 क्वेश्चन जो वो मिनिमम आते ही हैं लगभग इस चैप्टर से। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और एनसीईआरटी से बाहर सारे क्वेश्चन जो भी है अभी तक अपने क्वेश्चन बताएं आपको, ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट से किस लेक्चर से कहां से क्या क्वेश्चन आ चुका है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वहां पर हम देखेंगे सेल साइकिल क्या होती है, व्हाट इज सेल साइकिल, और इसमें कितनी फेज होती है, क्या इंटरफेज होती है, इंटरफेज के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद एम फेज आती है। तो एम फेज से पहले जितना भी पोर्शन होता है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से नीट 2014 में, 15 में, 16 में, 19 में और नीट 2020 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा हुआ है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हमने किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और वहां पे हमने सेल के बारे में जितने भी हो सकते हैं आपके प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सारे स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट का भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब ये यहाँ पर हमें से बात कर रहा है कि आपको ये पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो केवल और केवल सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, 1 सेल से स्टार्ट होती है। जैसे ह्यूमंस की बात करें या ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पे जो स्टार्ट होती है वो जाइगोट, और जाइगोट क्या सिंगल सेल होता है। तो जाइगोट से स्टार्ट होती है यानी सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। तो लगभग जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो किससे स्टार्ट होती है? केवल सिंगल सेल से। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। तो होता क्या है कि हर एक की लाइफ जो होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट तो होती है, बट हम लास्ट में देखते हैं कि उसमें बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उतने सारे सेल्स जो है वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं सेल डिवाइड करके, यानी जो सिंगल सेल था वही डिवाइड करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तब जाकर जो है लार्ज ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर इतने सारे सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जो सेल्स होता है उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, 2 मेन कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला ग्रोथ, यानी एक सेल जो है वो छोटा सा होता है, उसकी साइज में ऐसे ग्रो होता रहता है। ओके, ग्रोथ होती रहती है। सेकंड, रिप्रोडक्शन, और जो सेल है वो जब एक पर्टिकुलर ग्रोथ कर लेता है उसके बाद रिप्रोडक्शन करता है। ओके, और ये हमने द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर था उसमें भी बताया था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये हमने बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और वहां पे हमने डिटेल में बात की थी। ओके, वो चैप्टर भी हमारा हो चुका है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेल होता है उसके 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, एक होता है ग्रोथ एंड सेकंड होता है रिप्रोडक्शन। यानी सेल क्या करेगा? पहले जो वो ग्रो करेगा और फिर उसके बाद जो रिप्रोडक्शन कर लेगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सभी के अंदर यही होता है कि पहले सेल ग्रोथ करता है उसके बाद रिप्रोडक्शन करता है। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेल्स होते हैं चाहे वो प्रोकैरियोटिक के हो, चाहे यूकैरियोटिक के हो, चाहे यूनिसेलुलर के हो, चाहे मल्टी सेलुलर के हो, सभी सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड कर जाते हैं। कितने सेल बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। मतलब सिंगल सेल होता है वो डिवाइड करके कितने बना लेता है? 2 सेल बना लेता है। with each parental cell giving rise to 2 daughter cell each time they divide। जब जब एक सेल डिवाइड करता है वो 2 डॉटर सेल बना लेता है। ओके, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। और फिर वही वापस रिपीटिशन होता रहता है कि वो जो डॉटर सेल होती है वो वापस ग्रो करती है, फिर डिवाइड करके फिर वापस
टू सेल्स बना लेती है। सिंपल सा ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक सेल था, ओके, इसने डिवाइड किया एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिर 2 सेल्स बन गए। अब ये सेल जो वो पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 2 सेल बन जाएंगे, ये भी डिवाइड करेंगे, ये भी 2 सेल बन जाएंगे, फिर ये डिवाइड करेगा, ये भी 2 बना लेगा, ये भी डिवाइड करेगा तो ये भी 2 बना लेगा। ऐसी एक साइकिल जो है वो चलती रहती है। ओके, इसीलिए हमने कहा था कि जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, उनकी कभी डेथ नहीं होती है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं इस बारे में। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि वहां पे जो सेल है वो डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता ही रहता है। आगे इन्होंने लिखा है, देखिए, गिविंग राइज टू न्यू पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। तो इस तरह से क्या हो जाती है, एक पूरी पॉपुलेशन बन जाती है कि वहां पे सेल्स ही सेल्स हो जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल जो वो डिवाइड करता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, ऐसे तो पूरी एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। इन अदर वर्ड, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जिनमें मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन सेल्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं। वो एक सेल डिवाइड करता है 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, फिर 32, फिर 64, ऐसे जो है वो साइकिल चलती रहती है। उसकी वजह से एक सिंगल सेल जो है वो ग्रो करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, और इसकी वजह से मिलियंस बिलियन सेल जो है वो बन जाते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, व्हाई सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बिलियंस मिलियन सेल्स कहाँ से आते हैं, जबकि जो सेल है वो स्टार्ट होती है जो लाइफ वो केवल सिंगल सेल से होती है। तो इन चीज़ों का आपको जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तो सेल जो है वो डिवीजन इंपॉर्टेंट है, और कैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर वो सिंगल सेल से भी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो उतनी सारे सेल्स कहाँ से आते हैं। तो ये पॉइंट जो क्लियर करने के लिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। ओके, और ये चैप्टर के बारे में कि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम बताएंगे कि क्या सेल साइकिल होती है, सेल डिवीजन होती है तो कैसे होती है, क्या क्या उसमें स्टेजेस होती है, ये हम आगे आएगा। ओके, तो बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हमें पता है कि सेल डिवीजन चाहे कोई भी लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उसमें सेल डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। तो उस टाइम होता क्या है सेल डिवीजन में, फर्स्ट थिंग तो डीएनए रेप्लिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ओके, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके पास, जो डिसाइड करेगी कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, ओके, उसका इवोल्यूशन में जो मदद करता है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपके डीएनए रेप्लिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि उसी को रेप्लिकेट करके नेक्स्ट प्रोजेनी में जो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको पहुंचा जाएगा, वो किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी होता है सेल डिवाइड होने से पहले। एंड सेल ग्रो, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जब सेल पूरा अच्छे से ग्रो होकर एक पर्टिकुलर शेप आ जाए, उसके बाद जो डिवाइड करेगा। बहुत छोटा सेल है, मिनिमम छोटा सा सेल अभी डिवाइड किया है, वो तुरंत डिवाइड कैसे कर लेगा, शायद उसके पास खुद के पास जो है वो अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है डिवीजन करने के लिए। ओके, तो इसीलिए जो वो एक पर्टिकुलर फेज में ग्रो होना जरूरी होता है। जैसे रिप्रोडक्शन, अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ओके, जो एनिमल्स की बात करें, तो वहां पे भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर फेज जब हो जाती है उसके बाद स्टार्ट होती है, कुछ एक ग्रोथ हो जाती है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि जो है वो बर्थ होते ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ऐसा ही सेल्स में होता है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ होगी उसके बाद जो वो डिवीजन स्टार्ट होगी। आगे इन्होंने लिखा है, ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ हैंड्स हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। यानी जो आपकी सेल डिवीजन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले सेल डिवाइड हो गया फिर वो ग्रो हो रहा है, ओके, फिर वो ग्रो होकर वापस डिवाइड हो गया, फिर उसके अंदर जो वो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ मैनर नहीं होगा। पहले एक सेल होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा, फिर जो है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन दोनों के पास बराबर पहुंच पाए, और फिर सेल डिवीजन होगा। तो ये एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड वे हो गया। तो यहाँ पर जो भी आपकी सेल डिवीजन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन या ग्रोथ है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से पहुंच पाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में होनी जरूरी होती है।
द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize the other constituent of the cell, eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. ओके, मैंने आपको बताया ना कोऑर्डिनेटेड वे क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, कौन कौन से इवेंट है, विद ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन वहां पे होगा, जीनोम जो वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगी। सिंथेसाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल डिवीजन, यानी जो जो और चीजें भी है जो डिवाइड करने के लिए चाहिए, जैसे सेंट्रियोल वगैरह भी अदर जो चीजें हैं जो डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजों का भी फॉर्मेशन होगा। फिर जाके डिवाइड होगा टू डॉटर सेल के अंदर, और इसी को बोलते हैं हम सेल साइकिल। यानी जो स्कूल में एग्जाम वगैरह देते हैं वहां पे डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज सेल साइकिल, तो ये लिखना होगा द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is called is termed as cell cycle। तो इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल, यानी जो जीनोम है उसको डुप्लीकेट करो, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी जरूरी होते हैं उनको भी बनाओ, और फिर जो सेल को डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। वो ऐसे ही टर्म चलती रहेगी। साइकिल क्यों, क्योंकि ये चीजें जो वो बार बार चलती रहेगी, क्योंकि उस सेल को वापिस से डिवाइड करना है। ओके, आगे इन्होंने देखिए क्या लिखा है, ऑल्दो cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब एक छोटा सेल है वो भी पहले ग्रो करेगा, जैसे डिवाइड कर जाएगा, फिर वापिस से ग्रो करेगा, फिर डिवाइड कर जाएगा। तो ये जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है, जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो चलता ही रहेगा। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। अब ऐसा नहीं है कि वो बार बार डीएनए रेप्लिकेट करता ही जा रहा है। जो जीनोमिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसका रेप्लिकेशन जो वो एक पर्टिकुलर फेज आएगा कि हाँ अभी सेल डिवाइड होने वाला है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बराबर देनी है दोनों के अंदर। तो अब जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, उसकी फोटोकॉपी बना लेते हैं, उस जैसी एक और इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, ताकि जो दोनों के पास इन्फॉर्मेशन जाए वो बराबर जाए, इक्वल जाए। तो जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है या फिर जो जीनोमिक रेप्लिकेशन है वो एक पर्टिकुलर फेज पे होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी जो वो डीएनए रेप्लिकेशन चले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट आपका जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम दैट इज डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहां पर जो कि आपकी डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जो डॉटर सेल के पास पहुंचानी है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते हैं। अब वो इवेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वही तो इस चैप्टर में आएगा कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, क्या हमारा माइटोसिस होगा, क्या मियोसिस होगा। तो ये सारी चीज़ें ही तो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। जो ये कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है या फिर पास होती है नेक्स्ट प्रोजेनी को, वही तो मेन इस चैप्टर में हमें पढ़ने चाहिए। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अब ये जितने भी आपके यहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो सेल ग्रो हो रहा है, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, चाहे वो सेल डिवाइड कर रहा है, ये सब कुछ सभी कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पूरा कंट्रोल करता है इस चीज़ को कि सभी प्रोसेस अच्छे से हो, सेल ग्रोथ अच्छे से हो, फिर आपके डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से हो, और फिर सेल डिवीजन भी अच्छे से हो। ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी वही कंट्रोल करती है सभी चीज़ों को। ओके, तो यहाँ तक ये कुछ खास था नहीं, यहाँ पे ये सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वही इवेंट्स वगैरह बताने होते हैं। अब हम बात करते हैं फेजेस की। अभी यहाँ से जो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना नहीं था जितना कि, क्योंकि यहाँ से कोई नीट में क्वेश्चन अभी तक नहीं होता, बट अब यहाँ से जो पोर्शन है यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, AIPMT नीट में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ओके, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं फेज ऑफ द सेल साइकिल्स, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। These cell divide once in approximately every 24 hours। फिगर दी है 10.1 ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये फिगर दिखाई गई है, जो डायग्राम दिखाया गया है, ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाया गया है। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो वो डिवाइड करता है 24 आवर्स में एक बार।
मतलब एक सेल दो में डिवाइड होने में टाइम लगा देगा 24 आवर, यानी पूरा एक दिन लग जाएगा, तब जाकर एक सेल जो वो डिवाइड होगा टू के अंदर, अगर हम एक टिपिकल सेल्स की बात करें ह्यूमंस के अंदर। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना ही टाइम लगाएगा। अब आप भी समझिए कि एक बैक्टीरिया जो होता है उसकी इतनी तो लाइफ स्पेन भी नहीं होती है 24 आवर्स। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका लाइफ स्पेन डिपेंड करता है, लाइफ स्पेन डिपेंड करता है, तो उसी के हिसाब से जो उसकी सेल डिवाइड होने वाली है वो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। यानी ये जो सेल डिवीजन का टाइम होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होता है। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर भी सेल देखा जाता है कि वो सेल टाइप कौन सा है, वो कार्डियक सेल है, वो स्मूथ सेल है, वो मसल सेल है, तो वो सेल जो है वो कौन सा है वो भी डिपेंड करता है। तो वो सेल्स कौन से हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि उसको कब डिवाइड होना है। ओके, और वहां पर ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है कि जो सेल साइकिल, जो सेल डिवीजन होने वाली है उसमें कितना टाइम लगेगा। आगे इन्होंने दिया भी है, देखो, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस तो द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो ईस्ट जो आती है वो किसके अंदर आती है, फंजाई के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होती है, तो यहाँ पर जो वन आपकी ईस्ट है वो टू में डिवाइड होने में अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स ले लेती है, यानी पूरी साइकिल जो वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। एक ईस्ट से टू ईस्ट जो है वो 90 मिनट्स में हो जाती है, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी कि सेल साइकिल जो है वो भी डिवाइड हो जाती है फर्दर। देखिए, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज। तो सेल साइकिल के अंदर दो मेन फेज होती है। फर्स्ट होती है आपकी इंटरफेज, सेकंड होती है आपकी एम फेज, यानी जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। तो जो सेल होता है उसमें दो मेन फेज होती है सेल साइकिल के अंदर। पहली होती है आपकी कौन सी, इंटरफेज। सेकंड होती है आपकी एम फेज, जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये इंटरफेज क्या करती है और क्या एम फेज करती है। ओके, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ इन्होंने, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the actual cell division or mitosis occurs and the interphase represent the phase between two successive M phase। तो M जो फेज है, जो माइटोसिस जो फेज है, एक्चुअल में अगर आपसे पूछे कि सेल डिवाइड कब हो रहा है, जो एक सेल है वो दो में कब डिवाइड हो रहा है, तो वो डिवाइड तब होता है जब एम फेज हो रही होती है। इंटरफेज में एक्चुअल में सेल डिवाइड नहीं करता है, इंटरफेज में आराम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये पूछे आपका नीट का एग्जाम कब हो रहा है, तो आप ये कहोगे कि नीट का एग्जाम जो भी आपकी डेट होगी कि उस डेट को हमारा नीट का एग्जाम है। तो आपसे पूछे आप बाकी के टाइम पे क्या कर रहे हो पूरे साल, जब आपका नीट का एग्जाम तब है, तो आप उस टाइम क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, एक्चुअल जो एग्जाम है वो तो आपका जो डेट होगी फिक्स उस डेट को है, बट बाकी जो टाइम होता है उसके टाइम पे आप क्या करते हो, उस नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपका एक्चुअल में जो सेल डिवाइड होने वाला है वो तो आपका एम फेज में होगा। ओके, तो बाकी जितना भी टाइम पीरियड है उसके टाइम वो लगाएगा कि उसको डिवाइड करने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए प्रिपरेशन करेगा। तो सेल एक्चुअल सेल डिवीजन करने से पहले जो जो प्रिपरेशन करते हैं वो किसके अंदर होगी, इंटरफेज के अंदर होगी। ओके, तो इन्होंने कहा देखिए, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो है वो इंटरफेज रहती है। अब इंटरफेज आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे नीट का एग्जाम हो चुका है, ओके, अगर किसी का अच्छा नहीं हुआ तो वो दोबारा से प्रिपरेशन करता है, तो उसके बीच में वो प्रिपरेशन पीरियड चलता है, फिर वापस नीट का एग्जाम आता है, फिर पूरा प्रिपरेशन का टाइम, फिर नीट का एग्जाम। तो इसी तरह यहाँ पे है, पहले एम फेज एक्चुअल सेल डिवीजन, फिर यहाँ पे पूरा आपका प्रिपरेशन करने के लिए इंटरफेज, फिर वापस से एम फेज, फिर वापस इंटरफेज, फिर एम फेज। तो एक्चुअल दो एम फेज के बीच में आपको इंटरफेज देखने को मिल जाता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24 hours average duration of the cell cycle of a human cell, the cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts for more than 95% of the duration of the cell cycle. मैंने ये जो प्रिपरेशन और नीट के एग्जाम का जो एग्जाम्पल लिया है वो इसीलिए लिया है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया कि अगर आपका 24 आवर के अंदर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो एक्चुअल में जो एम फेज है वो तो केवल 1 आवर की है, जो बाकी 23 आवर्स है वो प्रिपरेशन करने में चले जाएंगे। तो जो बाकी 23 आवर्स है आपके, यानी जो 95% जो ड्यूरेशन है पूरे सेल साइकिल की, उसमें वो जो प्रिपरेशन करने में चला जाएगा वो टाइम। तो जो बाकी मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि इंटरफेज जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू एम फेज। ओके, तो इंटरफेज इज मच लॉन्गर देन एम फेज। एम फेज इज एक्चुअल जहां पे सेल डिवाइड हो रहा है। जैसे आप ये समझिए जो आपका एग्जाम होगा वो तो 3 आवर्स का ही होगा, बाकी जो आपने 364 डेज दिए हैं साल के अंदर वो किसके लिए दिए हैं? प्रिपरेशन के लिए दिए, यानी 99% आपने टाइम किसके लिए दिया? प्रिपरेशन के लिए दिया। इसी तरह यहाँ पे जो इंटरफेज है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है प्रिपरेशन करने के लिए, वो लॉन्गर फेज होती है, बट एक्चुअल जो सेल डिवाइड होता है वो कम टाइम में होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन correspondent to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually end with the division of the cytoplasm, that is cytokinesis। यहां पर एम जो फेज होती है वहां पर होता क्या? जैसे ही एम फेज स्टार्ट होती है तो वहां पर न्यूक्लियर डिवीजन होती है, यानी जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है वो डिवाइड करती है। ओके, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है वो डिवाइड करती है एम फेज स्टार्ट होने पर। फिर उसके बाद क्या होता है? डॉटर क्रोमोजोम जो होते हैं, जो भी उसमें क्रोमोजोम होते हैं, जो भी उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन चली जाती है, सेकंड के पास हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन चली जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियो कहीं पे भी वर्ड आए, KARYO, मैं कई बार बता चुका हूं, कैरियो कहीं पे भी वर्ड आए समझ लेना न्यूक्लियस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो न्यूक्लियस की। काइनेसिस वर्ड है, इसका मतलब वो बात कर रहा है डिवीजन की, KINESIS। काइनेसिस वर्ड है तो वो किसकी बात कर रहा है? डिवीजन की। तो कैरियो यानी न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस यानी डिवीजन। तो एक्चुअल में जो सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन हो रही है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, वो किस में होता है? साइटोकाइनेसिस में होता है। तो एक्चुअल में ये बताना क्या चाहता है यहाँ से एनसीईआरटी? ये कहना चाहता है कि एम फेज जो है उसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। ओके, यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी बुक। ओके, द इंटरफेज तो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, रेस्ट करने वाले। कई बच्चे होते हैं ना नीट की प्रिपरेशन कम करते हैं, रेस्ट ज़्यादा करते हैं, और फिर एकदम वो एग्जाम आ गया वो भागो दौड़ो ऐसे कर करके फिर एकदम, हाँ या ना? तो यहाँ पर जो है इंटरफेज को क्या बोला जाता है? रेस्टिंग फेज बोला जाता है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल में नाम तो आप इसको रेस्टिंग फेज बोल सकते हो, बट यहां पर क्या कर रहा है? जो भी सेल डिवीजन करने के लिए, यानी जो कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पूरी प्रिपरेशन जो चल रही है वो कहाँ चल रही है? वो चल रही है आपकी इंटरफेज में। कहाँ पर चल रही है? इंटरफेज में। इसलिए इसको बोला, देखिए इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि डिवाइड हो पाए। बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी रुकने वाला नहीं है, तो सेल ग्रोथ तो होती ही रहेगी इस टाइम पे भी। ओके, एंड DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होता है, वो कौन सी फेज होती है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता रहता है? सेल तो ग्रो होता ही रहता है, बट DNA रेप्लिकेशन भी होता है, ताकि जो आगे डॉटर को जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देनी है वो इक्वल देनी है। कोई एक डॉटर ये ना कह दे कि उस वाले को ज़्यादा मिल गया, है ना? तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनने वाले हैं उनको इक्वल इन्फॉर्मेशन देनी है, बराबर देनी है, तो DNA रेप्लिकेशन भी जरूरी है, और ये एक ऑर्डर के अंदर होती है। तो इसीलिए जो इंटरफेज होती है उसको वापस डिवाइड कर दिया गया ताकि हमें अच्छे से चीज़ें जो वो क्लियर हो पाए। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज। तो इंटरफेज को वापस से डिवाइड किया गया है किस किस फेज में? G1 फेज जिसको बोलते हैं गैप 1, फिर आता है S फेज जिसको बोलते हैं सिंथेसाइज, और फिर आता है G2 यानी आपकी गैप 2 फेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है वो आया हुआ है, क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो।
ओके। सबसे पहले हमें बात होनी चाहिए कि इंटरफेज सबसे पहले आती है, उसके बाद आती है एम फेज। इंटरफेज जो होती है वो काफी लॉन्गर होती है, जिसके टाइम पूरी प्रिपरेशन चल रही होती है। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। ओके। जो आपकी इंटरफेज है वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइड है। सबसे पहले आता है G1 गैप 1, फिर आता है S, फिर आता है आपका G2। तो यहाँ पे 3 फेज आ जाती है इंटरफेज में, फिर जाके आती है एम फेज। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस से ही नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो G1 फेज होती है उसका क्या फंक्शन है, क्या वर्क करता है, G1 फेज क्या है, क्यों है, कैसे है। तो G1 फेज कोरस्पोंडेंट टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप इसको ऐसे समझिए, इंटरफेज चल रहा था, एम फेज आ गया, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। ओके, अभी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है और उससे पहले जितना भी जो फेज चलती रहती है, जो ग्रोथ की चलती रहती है, उसको बोलते हैं G1 गैप 1। यानी एम फेज और आपका एस फेज के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसी को बोलते हैं G1 गैप 1 फेज। यानी माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं G1 फेज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2020 में भी, लाइन पूरी कंप्लीटली लाइन है, देख लेना। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट डीएनए। तो G1 में हो क्या रहा है, सेल पूरी तरह से एक्टिव है, मेटाबॉलिकली जो भी रिएक्शन वगैरह होनी चाहिए सेल के अंदर वो हो रही है। ओके, कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, ग्रोथ क्योंकि एक जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो कभी स्टॉप होने वाला नहीं है, तो वहां पे ये भी कंटिन्यू चल रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है। बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इस डीएनए, तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। अगर आपको सिंपल से बताएं तो G1 में जो सेल है उसमें केवल ग्रोथ हो रही है और एक्टिव है वो। ओके, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ हो रही है, बाकी वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह अभी नहीं हो रहा है। ये काम किस में होता है, G1 में। क्वेश्चन अभी डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड फेज है एस फेज, अब हम बात करने वाले सिंथेसिस फेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा पैराग्राफ अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो एस फेज को इसीलिए बोला सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब टू मेक, कुछ बनाना, तो जो डीएनए है उसको डबल बना देना, एस फेज को क्या कर देना, डबल बना देना। यहां पर जो आपका डीएनए है, डीएनए सिंथेसिस बोल लीजिए या रेप्लिकेशन बोल लीजिए, ये जो होता है वो कहां पर होता है, एस फेज, सिंथेसिस फेज में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अभी आने वाली है, देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज डबल। तो डीएनए का जो भी अमाउंट है वो डबल हो जाता है, डीएनए का जितना भी अमाउंट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, then it increase to 4C. However, there is no increase in the chromosome number if the cell has diploid or to a number of the chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosome remains the same, that is 2n. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि इस टाइम पे जो आपका डीएनए का जो अमाउंट है, क्या, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका डीएनए जो था वो 2C था, तो डीएनए का अमाउंट हो जाएगा 4C। किस फेज में, एस फेज की बात ये कर रहा है। ओके, पर यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयड है, 2n है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 4n आ जाएगा, वो 2n ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा समझिए, इसको कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए टोटल एक सेल है, ओके, कोई फादर है मान लीजिए, उसके पास जो है वो 2 डीएनए है, 2 डीएनए। ओके, कितने डीएनए, 2 डीएनए। अब उसके 2 डॉटर हैं,
कितनी डॉटर है उसके? 2 डॉटर है। वो दोनों डॉटर कहती है अपने फादर को कि मुझे जो है वो 2C ही चाहिए, जो डीएनए है वो 2C अमाउंट में ही चाहिए। सेकंड डॉटर भी बोलती है कि मुझे भी 2C चाहिए। अब फादर के पास केवल 2C है, 2C अमाउंट में डीएनए है। उसकी एक डॉटर कह रही है मुझे भी 2C दे दीजिए, सेकंड डॉटर कह रही है मुझे भी 2C दे दीजिए। तो फादर जो है वो क्या करे कि उसको भी 2C दे और उसको भी 2C, मतलब जितना अमाउंट उसको दे रहा है उतना ही उसको दे, ताकि कभी भी फ्यूचर के अंदर उनकी डॉटर ये ना बोले कि फादर ने हमें जो है वो इक्वल नहीं दिया। अब आप ये कहोगे कि वो 1-1 क्यों नहीं दे सकता? जी नहीं, 1-1 नहीं देगा, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने आज तक सजो के रखी है वो चाहता है कि उनको बराबर बराबर मिले। जो भी इंफॉर्मेशन उसको अपने फादर से या अपने फादर के फादर से फादर के फादर से जो मिली है, वो इंफॉर्मेशन वो भी यही चाहता है कि अपने डॉटर को वो बराबर दे। ऐसा नहीं है आधी इंफॉर्मेशन इसको दे दे आधी इसको दे दे, तो कंफ्यूजन रहेगी दोनों। ओके, तो इसीलिए वो क्या करता है, जो फादर होता है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उन दोनों को देने से पहले उसको डबल कर देता है। तो 4-2C को वो क्या कर देगा? 4C कर देगा। तो जब डॉटर के पास जाएगी तो वो कितनी कितनी चली जाएगी? 2C उसको दे देगा, 2C इसको दे देगा, इक्वल दे देगा। ओके, क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n डिप्लॉइड यहां पर है तो वो 2n ही होगी। ओके, वो यहां पर भी 2n है तो वो यहां पर भी 2n रहेगी। अब देखिए, मान लीजिए जो उसके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम उसके पास मान लीजिए कि टोटल 2 है, तो क्रोमोसोम जो है वो भी उसको 2 ही देगा और उसको भी 2 ही देगा। माइटोसिस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम भी इक्वल इक्वल देगा दोनों को। पॉइंट आपको क्लियर है? आप इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना। जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल इक्वल ही देगा, डीएनए जो है वो भी इक्वल इक्वल ही देगा, और इसीलिए केवल डीएनए को डबल करना जरूरी है। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट, अगर आपने पढ़ा था न्यूक्लियस वाला पॉइंट, तो वहां पे हमने देखा था डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर ह्यूमन के अंदर, और वो हमेशा क्रोमोसोम में नहीं रहता है। वो क्रोमोसोम में कब रहता है? वो क्रोमोसोम तब बनता है जब सेल डिवाइड हो रहा है, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद जो है मेटाफेज आती है। उस टाइम पे जो भी डीएनए होता है वो कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम बनाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है। तो अभी वो जब डीएनए ही उनको बराबर दे देगा तो वही डीएनए तो क्रोमोसोम बनाएगा। वही डीएनए क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। जब वहां पर उसको जो है वो क्या होना पड़ेगा? कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम बनेगा। तो डीएनए अगर उसने बराबर दिया है तो वहां पे क्रोमोसोम भी क्या बनेंगे? बराबर बनेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर पे कोई लेना देना नहीं है। क्रोमोसोम नंबर जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे, बट अमाउंट उसने डीएनए का डबल कर दिया, ताकि अमाउंट अगर वो बराबर दे देगा तो वो क्रोमोसोम बराबर ही बन जाएंगे। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम नहीं रहते हैं। आप ये सोचो कि अभी मैं कोई सेल निकाल के उसमें देख लूँ तो मुझे क्रोमोसोम दिखाई दे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो कॉम्पैक्ट होके जो वो क्रोमोसोम बनाते हैं। ओके, उस बेसिस पे कहा गया है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब एम फेज पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से नीट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो कंपैरिजन ये कहा, उन्होंने कहा कि एक जो है वो गेमीट है, एक गेमीट है और एक क्या है? सोमेटिक सेल है। क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग वाला है तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक सोमेटिक सेल है, गेमीट है। गेमीट हमेशा जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। गेमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे n नंबर मिलेंगे। सोमेटिक सेल है तो क्रोमोसोम पूछो डिप्लॉइड होते हैं तो वहां पे 2n मिलेंगे। ओके, अब ये कह रहा है कि डीएनए का अमाउंट क्या होगा। तो यहां पे जो एस फेज है उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट हो जाता है 4C। गेमीट कब बनता है? जब उसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस कितनी होती है? 2 मियोसिस होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही 1 मियोसिस कंप्लीट होती है तो ये 4C से हो जाता है 2C। ओके, और जब एक और मियोसिस कंप्लीट होती है तो ये बच जाता है 1C। तो गेमीट के अंदर अगर मैं डीएनए देखूं तो वो 1C है, और अगर मैं यहां पे क्रोमोसोम नंबर देखूं तो वो N है, हैप्लॉइड है। अगर मैं सोमेटिक सेल के अंदर एस फेज में बात करूं तो वहां पे डीएनए देखूं तो इसका 4 टाइम है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल है। ओके, अब आप ये कहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए असल में होता क्या, जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल अगर डिवाइड करा 2 के अंदर, एक फादर के 2 डॉटर हैं
और वो दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट में डीएनए देना चाहता है, तो वो 2 का करेगा 4। ओके, 2 का कितना करेगा, 4 करेगा, 4 करके उसको 2 दे देगा, उसको 2 दे देगा। ओके, ठीक है, ओके। बट अब क्या कर रहा है, मियोसिस में इसका और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मियोसिस में क्या होता है, एक फादर है, उसके 4 डॉटर है। कितनी डॉटर है उसके पास, 4, क्योंकि वहां पे जब मियोसिस होती है तो 1 सेल से 4 सेल बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। तो वहां पे वो क्या करता है कि एक पहला तो अमाउंट जितना डीएनए का है उसको डबल कर लेता है। कितना कर लेता है, डबल कर लेता है, तो 2 से 4 कर लेता है। बट उसकी क्या हो रही है, 4 डॉटर, तब 4C को ही इक्वल इक्वल डिवाइड करना होता है, तो वो 4 को इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा तो कितना देगा, 1 1 देगा। तो इसलिए गेमीट में जो उसका 4th टाइम रह जाता है, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ तो होना ही होना है, क्योंकि 2C पे तो इक्वल रहता ना, 2N ही रहता, बट और हाफ हो गया, तब जाके जो वो क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है। इसीलिए वहां पर मियोसिस 2। जब ये आप और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका ज्यादा सॉल्यूशन जब मियोसिस पढ़ेंगे तब होगा, तो आप उसकी और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप इतना याद रखिए कि जो सोमेटिक सेल और गेमीट में अगर डिफरेंस पूछ ले तो क्रोमोसोम नंबर 4th टाइम हो जाता है, और जो आपका डीएनए जो वो 4 टाइम हो जाता है, और जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो आपका हाफ हो जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब हम बात कर लें कि हमारी जो G2 फेज है वहां पे क्या होता है। इन एनिमल सेलिंग ड्यूरिंग S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन इन द न्यूक्लियस। तो एनिमल्स के अंदर जो एस फेज होती है वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन तो अभी हमने पढ़ा था, वो तो होता ही होता है न्यूक्लियस के अंदर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल हमने पढ़ा था, सेंट्रियोल जो कार्टव्हील टाइप का होता है, सेंट्रोसोम बनाते हैं, लास्ट बिल्कुल लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे एनिमल्स के अंदर ही जो है वो एनिमल सेल के अंदर ही सेंट्रियोल देखने को मिलता है, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है किस फेज में, एस फेज में। तो एस फेज में दो चीजें होती है, फर्स्ट आपका जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेकंड, एनिमल्स के अंदर जो है वो सेंट्रियोल जो है उसको डुप्लीकेट किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्लांट्स में सेंट्रियोल होते हैं, तो नहीं, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल ही नहीं होते हैं, तो डुप्लीकेट कहां से होंगे। अब हम बात कर लेते हैं G2 फेज के बारे में कि G2 फेज क्या। देखिए, ड्यूरिंग द G2 फेज द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। तो G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। आपसे पूछ रहे प्रोटीन सिंथेसिस कब होता है, तो वो G2 फेज के अंदर होता है। ओके, G2 फेज में क्या होता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस। सेल ग्रोथ तो चलता रहेगा क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द सेल साइकिल इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल फ्रॉम 1। तो यहाँ पे देखिए ये G1 दिखाई गई है, यहाँ पे S, फिर यहाँ पे G2। तो ये जो येलो कलर वाला है वो इंटरफेज चल रहा है। फिर यहाँ पे ये देखिए एम फेज दिखाई गई, यहाँ पे भी वो वापस डिवाइड हो जाएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक ये जो 4 फेज चल रही है, या कैरियोकाइनेसिस, और जो आपको थोड़ा सा ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, रेड कलर सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो वो साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है एक और G0 फेज। ये G0 फेज से आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये डायग्राम को अच्छे से आपने देख लिया होगा। अब यहां से पहले जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहला। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जो एस फेज होती है सेल साइकिल में, वहां पे क्या होता है। ऑप्शन दिया गया, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन द सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब यहां से ही देखिए नीट 2015 का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसी से क्वेश्चन है। ए सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गेमीट ऑफ द सेम स्पीसीज। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वही क्वेश्चन है कि सोमेटिक सेल लिया है, सोमेटिक सेल लिया है उन्होंने, दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। एस फेज जब कंप्लीट हो चुकी है तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, तो 4C हो चुका है ऑफ इट सेल साइकिल एज कंपेयर टू गेमीट। अब वो किसको कंपेयर कर रहा है, गेमीट को कंपेयर कर रहा है। किसको कंपीट कर रहा है, गेमीट को। तो गेमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है। ओके, और वहां पे क्रोमोसोम जो होता है वो उसका 4th टाइम रह जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ट्वाइस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन बी है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन सी है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन डी है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए।
इन्होंने कहा है सोमेटिक सेल ने जिसने एस फेज किया तो सोमेटिक सेल में ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्योंकि डिप्लॉइड है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द डीएनए, बट जो डीएनए का अमाउंट है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, ये मियोसिस जब करेंगे तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा यही चीज। ओके, तब आप ध्यान रखना क्योंकि जो एक सेल होता है वो 4 में डिवाइड होता है, 4 में, वो साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, तो डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है? ऑप्शन है एस फेज, G1, G2, M फेज। अभी अभी पढ़ के आए हो एस फेज सिंथेसिस फेज के अंदर जो वो सेल ग्रोथ में डीएनए सिंथेसिस होता है, तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नीट 2016 फेज 2 का एक और क्वेश्चन है। व्हेन सेल हैज स्टेटल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड? ऑप्शन दिए गए G1S, G2M, M या फिर बोथ G2M एंड M फेज। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन सेल हैज स्टोल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, स्टोल्ड का मतलब होता है स्टॉप, कुछ रुक जाना, जैसे स्टोल लगती है तो स्टोल क्या होती है? रुकी हुई होती है या चलती रहती है? स्टोल का मतलब होता है ना वो रुकी होती है। तो स्टोल्ड डीएनए मतलब वहां पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो नहीं हो रहा है, स्टॉप हो चुका है। विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, तो उसके बाद कौन सा जो चीज है वो एक्टिवेट हो जाएगी अगर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं है, 2 से 4C हुआ ही नहीं है। ओके, डीएनए का अमाउंट डबल ही नहीं हुआ है तो जो दो डॉटर उनको वो इक्वल दे ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा जो उसको रेप्लिकेट करना था वो कर ही नहीं पाया, तो उनको इक्वल दे नहीं पाएगा तो उससे अगली फेज कौन सी आती है? G2 पे जाते ही जो सिस्टम रुक जाएगा कि जी नहीं हम M फेज तो करेंगे ही नहीं क्योंकि आप दोनों को इक्वल डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो ऑप्शन है G1S का कोई रिलेशन नहीं है। G2M, यस, जो G2 से M जो चाहती है वहां पर जाके जो है वो चेक करेगा कि क्या अमाउंट डीएनए जो है वो डबल हो चुका है ताकि दोनों डॉटर को बराबर कर सके वो, तो ऐसा नहीं होता है तो वहां पे रुक जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहां से नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है उसकी। तो देखिए यहाँ पे नीट 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यही पूछा गया था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, आपकी स्क्रीन पर ही है, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है M G1 G2 S, फिर दिया गया G1 G2 S M, फिर दिया गया है S G1 G2 M और फोर दिया गया G1 S G2 M। तो आप सिंपल सा ये समझिए कि मैंने बताया था पहले इंटरफेज आएगी, पहले कौन सी फेज आएगी? इंटरफेज। तो इंटरफेज की पहले स्टेज देख लेते हैं। तो G1 पहले आती है, फिर S आती है, फिर G2 आती है, पहले G1 आती है, फिर S, फिर G2 और फिर M। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ओके, उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2020 के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, गैप 1 फेज के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन दिया गया डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। तो साफ साफ मैंने कहा था, ये लाइन अच्छे से देख लेना, वहां पे लिख रखा था सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, G1 के अंदर ये चीजें होती है। ओके, तो आपको यहाँ से ये बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पे देखिए आपका 2020 नीट 2019 वगैरह सब में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमारा एक पैराग्राफ रहता है एम फेज से पहले, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब इन्होंने लिखा है सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन दैट इज हार्ट सेल। तो ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमंस के अंदर जो सारे सेल है वो डिवाइड करते रहते हैं। ओके, अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो कैंसर भी हो जाता है ना। कैंसर के अंदर क्या होता है, सेल जो वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमंस के अंदर ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ज़्यादा सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, खासकर यहाँ पे ये बोला गया है हार्ट सेल्स, जो कार्डियक सेल्स होते हैं वो एक टाइम के बाद जो वो डिवाइड नहीं करते हैं, वहाँ पे डिवीजन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। नर्व सेल के अंदर भी हमें डिवीजन देखने को नहीं मिलती है। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, और बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो केवल ओकेजनली डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ वगैरह पे कहीं चोट कट वगैरह लग जाते हैं तो उसी टाइम पे वो सेल डिवाइड करते हैं और एक पर्टिकुलर फेज में जाके उसको कवर कर देते हैं। ओके, फिर ऐसा नहीं है कि वो बार बार सेल डिवाइड होता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे जो कुछ सेल होते हैं वो भी ओकेजनली डिवाइड होते हैं, एक पर्टिकुलर फेज पे डिवाइड होते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, या तो कोई सेल डेथ हो चुकी है या फिर वहां पे कुछ इंजरीज हो चुकी है, तभी वहां पे सेल डिवीजन होगी। These cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage, that is G0 phase। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं तो उसमें एम फेज नहीं होगी क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करना है ना, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह में कुछ नहीं करना है। तो वहां पर जो सेल डिवाइड नहीं करेगा फर्दर, जो G1 फेज है उसी G1 फेज के टाइम पे वो एग्जिट कर जाएगा उस सेल साइकिल से, यानी उसके बाद एस फेज
G2 फेज या M फेज उसमें नहीं आएगी। G1 जो वो आधी अधूरी होगी और उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एग्जिट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए लिया है। तो एग्जिट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट। टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वीसेंट स्टेज, दैट इज जी नोट, उसको बोलती है जी नोट क्वीसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब जो ये क्वीसेंट स्टेज है इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसकी डेथ हो गई है, जी नहीं। सेल जो वो अभी भी एक्टिव है, जैसे G1 के अंदर एक्टिव था वैसे ही, बट नो लॉन्गर प्रोलाइफरेटिव अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट वो डीएनए रेप्लिकेशन या फिर आगे सेल डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करेगा जब तक उसको कहा ना जाए, जब तक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरे फिंगर्स पे यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कट लग जाता है, ओके। तो अब जो जगह हुई है उसको भरने के लिए सेल डिवाइड करने लगेंगे, तो ऑर्गेनिज्म की डिमांड हो चुकी है कि यहाँ पे कट आ चुका है, अब उसको फिल करने के लिए सेल जो है वो डिवाइड करने लगेंगे। अगर मेरे को कट नहीं लगता है तो यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेंगे ना, सिंपल सा ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। तो वो जो अभी यहाँ पे सेल जो है वो किस स्टेज पे चले जाते हैं, जी नोट क्वीसेंट स्टेज उसको बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ओके, क्योंकि यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है इसीलिए। तो यहाँ से जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नीट 2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी को। तो नीट 2019 में जो क्वेश्चन आता है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है सेल्स इन जी नोट फेज। तो सेल्स जी नोट फेज में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। और मैंने कहा था एग्जिट वर्ड एक एक वर्ड एनसीईआरटी का आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए बोलता हूं एनसीईआरटी पे फोकस करो, एक एक वर्ड वहां से उठा लो क्योंकि वहीं से कॉपी पेस्ट आता है। तो एग्जिट द सेल साइकिल साफ साफ लिख रखा था, डू नॉट फर्दर एग्जिट जी फेज टू एंटर इन इनएक्टिव स्टेज। तो एग्जिट कर जाता है तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एग्जिट द सेल साइकिल। ओके, यहां से नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन पूछा गया सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, एग्जिट कर जाती है, ओके, एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट स्टेज, दैट इज जी नोट, दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ। तो ये कब होता है, किस चीज को एंड होने पर जो है ये होता है? तो ऑप्शन दिए गए एम फेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ओके। तो मैंने आपको जो नीट 2020 का एनसीईआरटी में से बताया था वहां पर देखिए मैंने आपको आंसर बताया था G1 फेज कि यहाँ पर ये G1 जैसे ही एंड होती है उसके बाद जो वो क्वीसेंट स्टेज में चला जाता है। और ये भी यही कहते हैं कि वो G1 फेज में, डायग्राम ध्यान से देखिए, ओके, यहाँ पे हम डायग्राम को ध्यान से देख लेते हैं। ये डायग्राम देखिए G1 के टाइम पे बनाई, यहाँ पर ये जो जी नोट वाला ये G1 पे बनाया, एम फेज के बाद यहाँ पे नहीं बनाया, ये कहाँ पे बनाया, यहाँ पर बनाया। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें वहां पे जी नोट बना रखा था, इसलिए कहा कि पुरानी एनसीईआरटी कई बार सही होती कई बार गलत, तो यहाँ पे जी नोट बना रखा था। अब जो नीट 2020 की ऑफिशियल आंसर की निकल के आई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने क्या बोल दिया कि एम पेज एंड होने पे जो है वो जी नोट होती है, बट जो ऑफिशियल आंसर की निकल के आई वहां पर आंसर ये बोला गया एट द एंड ऑफ G1 फेज, क्योंकि G1 के टाइम पे तो वो चलता रहता है। G1 में तो क्या है, वही तो होता है ना कि वो ग्रो होता रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जी नोट में भी क्या ही है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही तो रहता है। तो जी नोट एंड होने पे कुछ एस रेप्लिकेशन तो वो करता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर आया था G1 फेज, ओके। तो हमारे यहाँ पे 2020 से भी 2 क्वेश्चन आए थे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी तक आपको पता हो चुका होगा कि हो चुका है ये, ओके। अब देख लेते हैं इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना नीट 2015 वाला कि सोमेटिक सेल में जो होती है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है और ये केवल और केवल डिप्लॉइड में होती है। किस में होती है, डिप्लॉइड में। हाउएवर देयर इज अ फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। बहुत ही रेयर चांस होता है कि यहाँ पर जो है हैप्लॉइड सेल्स भी जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी, तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो मेल हनी बी है वहाँ पर गेमीट बनने के लिए माइटोसिस होती है, हैप्लॉइड में माइटोसिस होती है। अगेंस्ट दिस इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या होता है ये देखो, इन द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स।
तो जो आपके प्लांट्स है, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, वहां पर क्या देखने को मिलेगी, माइटोसिस। बट एनिमल्स के अंदर हमें ज्यादातर जो वो डिप्लॉइड में क्या देखने को मिलती है, माइटोसिस देखने को मिलती है, हैप्लॉइड में नहीं देखने को मिलती है। बट इसका एक्सेप्शन इन्होंने दे दिया, मेल हनी बी के अंदर जो हैप्लॉइड होता है वहां पे माइटोसिस देखने को मिल जाती है। फ्रॉम यूर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट किंगडम हम करवा चुके हैं, आप पूरा चैप्टर देख सकते हो, प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी है। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज इंस्टेड एज विद माइटोसिस इज सीन इन द प्लांट्स इन हैप्लॉइड सेल्स, वो भी हम सब कुछ बता चुके हैं, पूरा चैप्टर हो चुका है वो, आप उसको देख सकते हो, वहां पे भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।